हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? सब बढ़िया बढ़िया रहना चाहिए दोस्त। सो टुडे लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन द डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस। डिमांड हमने ख़त्म कर लिया था पूरा का पूरा कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से। कंज्यूमर के का सेक्शन जो यूनिट ऑफ एनालिसिस में होता है वो हमारा ख़त्म हो गया था विद रिविजन एंड विद ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट डेल्ट इन द डेप्थ। नाउ अब हमारा सप्लाई स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम द फर्म्स पर्सपेक्टिव। यूनिट ऑफ एनालिसिस यहाँ पे फर्म रहेगा, जो प्रोडक्शन करती है कंपनीज, उनके केसेस में रहेगा। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग, इफ़ यू हैव नॉट कंप्लीटेड द डिमांड थिंग तो जस्ट गो ऑन टू द प्लेलिस्ट, वहाँ पे अवेलेबल है। पूरा का पूरा सेशन देखो एंड पूरा का पूरा अंडरस्टैंड हो जाएगा आपको। मैंने रिविजन भी कराया आपको, ठीक है। दीज आर द रूल्स ऑफ द क्लास, यू कैन वॉच और यू कैन जस्ट रीड इट एट योर ओन पेस। मैं डायरेक्टली आपका प्रोडक्शन थ्योरी पे चलता हूँ एंड वील डिस्कस फ्रॉम देयर इटसेल्फ। वेट अ सेक। Okay, now let's move to the production theory. Now sir, production theory किसे कहते हैं? तोड़ें, इसके नाम को तोड़ें, ठीक है। प्रोडक्शन थ्योरी, प्रोडक्शन किसे कहते हैं? सर कोई भी इनपुट होगा जब वो आउटपुट में कन्वर्ट होगा उसे प्रोडक्शन बोलते हैं। आउटपुट का मतलब क्या? जैसे कोई प्रोडक्ट है, लाइक सपोज करो बिस्किट का पैकेट अवेलेबल है मार्केट में, सपोज करो ओरियो बिस्किट है, तो एक फाइनल प्रोडक्ट है। उसके अंदर इनपुट क्या गया, इनपुट क्या लगा उस ओरियो के बिस्किट के पैकेट को बनाने में, उसे प्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। उसे प्रोडक्शन कहते हैं। तो प्रोडक्शन थ्योरी क्या कहती है? प्रोडक्शन थ्योरी किसे कहते हैं सर? प्रोडक्शन थ्योरी हमें दो चीज़ें बताती हैं। दो चीज़ें क्या बताती है सर? कि हाउ फर्म कन्वर्ट्स इनपुट इनटू आउटपुट, पहली चीज़ ये बताती है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या बताती है सर? कि इनपुट चॉइसेस अरे यार मेरे से स्पेलिंग गलत हो जाती है। अरे यार, इनपुट चॉइसेस इफेक्ट ऑन टू थिंग्स। फर्स्ट वन प्रोडक्टिविटी एंड द सेकेंड वन कॉस्ट। सर मतलब फर्स्ट वाली तो स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर होगी कि प्रोडक्शन थ्योरी हमें ये बताती है कि इनपुट कैसे आउटपुट में कन्वर्ट होता है। और दूसरी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसको हम इस वाले सेशन के अंदर डेल्ट करने वाले डेप्थ के अंदर, कि हम कौन सी इनपुट चॉइसेस करें जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े और कॉस्ट घटे। प्रोडक्टिविटी बढ़े और कॉस्ट घटे, इनपुट चॉइसेस का मतलब क्या सर? अच्छा, अब आपको ओरियो का जो पैकेट है, राइट, उसको बनाने के दो ऑप्शन है। वन है लेबर इंटेंसिव, कि आप लेबर लगाते हो जिसमें आपका बिस्किट के डिफरेंट जो सेक्शंस होते हैं, कोई पैकेजिंग कर रहा है, कोई बिस्किट उसके अंदर रैपर के अंदर डाल रहा है, कोई बिस्किट के डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर रहा है, वो लेबर लगाते हो। दूसरा आप मशीनरी, कि भाई मशीनरी में आपने इनपुट डाला, मैदा वगैरह, जो क्रीम वगैरह, आर्टिफिशियल स्वीटनर जो भी डालना है वो डाला और बिस्किट बन के बाहर तैयार हो गया। उसकी इनपुट की चॉइसेस आपकी प्रोडक्टिविटी और कॉस्ट पे कैसा इफेक्ट करती है, वो सारी चीज़ें हम प्रोडक्शन थ्योरी में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नाउ अब इनपुट सर कितने तरीके के होते हैं, कौन कौन से इनपुट होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में अब डिस्कस करेंगे। उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात एक ये है, जो ये प्रोडक्शन थ्योरी है, ये कौन से सेगमेंट में आता है डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस के? तो ये आता है सप्लाई साइड। ऑब्वियसली सप्लाई साइड है, क्योंकि हम किसका पढ़ रहे हैं? यूनिट ऑफ एनालिसिस, फर्म के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं। किसके पर्सपेक्टिव से सब पढ़ रहे हैं सर? फर्म के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं। तो ये हमारा आता है सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमिक्स में। इस चैप्टर का नाम भी तो है डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस। तो डिमांड तो हमारी खत्म हो गई थी जो हमारे लेक्चर्स हुए हैं, और ये सप्लाई वाला है, ठीक है। सप्लाई के कंटेक्स्ट में हम क्या पढ़ते हैं सर? फर्म को पढ़ते हैं। किसे पढ़ते हैं सर? फर्म को। रिविजन कराता हूँ क्विकली फर्म के पर्सपेक्टिव से, एक मिनट रुको, ये लास्ट क्लास में हो चुका है बट फिर भी। माइक्रो इकोनॉमिक्स
पढ़ रहे हैं हम इस टाइम पे, हमारा कंज्यूमर का हो चुका है। कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव क्या था कि भाई मैं तो वो वाले गुड्स एंड सर्विसेज लूँगा जिससे मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता हो, ठीक है। दूसरा एजेंट कौन था माइक्रो इकोनॉमिक्स में? फर्म। मैं वो वाले गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करूँगा जिससे मैं अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकूँ। दो ऑब्जेक्टिव, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव, कंज्यूमर साइड के और आपके फर्म के साइड के। और ये यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन जो है, जो कंज्यूमर के साइड का है, ये कैसे, कौन सी थ्योरी निकालता है? डिमांड साइड। और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या निकालता है? सप्लाई साइड। यही हम पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, ये हमें अभी पढ़ना है, ये आज हम खत्म कर देंगे, बहुत हद तक खत्म कर देंगे, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में पूरा खत्म हो जाएगा वाला चैप्टर। लेट्स मूव ऑन। एंड नाउ ये हो गया था प्रोडक्शन थ्योरी। नाउ रोल ऑफ इनपुट इन प्रोडक्शन। तो फर्म जो होती है ना, फर्म ना बहुत सारे इनपुट का यूज़ करती है। जो कॉमनली इनपुट होते हैं किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, वो ये होते हैं। कौन से होते हैं? नॉर्मली लैंड, लेबर, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। क्या बोला मैंने? लैंड, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी। लैंड, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, यही चार इनपुट यूज होते हैं, राइट? यही चार इनपुट यूज होते हैं। अब इस इनपुट में लैंड या रॉ मटेरियल, लैंड या रॉ मटेरियल कह सकते हैं इसे, लैंड या रॉ मटेरियल, लैंड या रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल है या लैंड है, उसके ऊपर हमने प्रोडक्शन करी, लेबर लगाई, कैपिटल लगाई और टेक्नोलॉजी लगाई, और उससे हमने फाइनली क्या निकाल दिया? आउटपुट, जो हम मार्केट में सेल करेंगे। जैसे कि एग्जांपल अभी हमने लिया ओरियो के बिस्किट बनाने का। ओके, ये लैंड और रॉ मटेरियल तो नॉर्मली अंडरस्टैंडेबल है। क्या क्या लगेगा बिस्किट बनाने के अंदर? मैदा लगेगा, आर्टिफिशियल स्वीटनर लगेगा और क्रीम भी लगेगी शायद। ओरियो के बिस्किट के बीच में क्रीम भी होती है। एंड क्या क्या होता है उसके अंदर? और हेल्दी होता है वो? नहीं, हेल्दी नहीं होता यार, किसने कह दिया हेल्दी होता है? ओरियो का शेक अच्छा होता है आई गेस। हाँ, ओरियो का शेक पीना, वो दैट्स अ गुड वन। ओरियो के बिस्किट से ज़्यादा अच्छा ओरियो का शेक होता है, मगर ये कोई से प्रोडक्ट हेल्दी नहीं होते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेट्स चेंज द टॉपिक। लेबर को किस में मेजर करते हैं? रॉ मटेरियल को तो आप क्वांटिटी में मेजर कर दोगे, ठीक है, क्वांटिटी में, या फिर अगर आप लीटर्स में कह सकते हो, इन सब में मेजर कर दोगे। लेबर को किस में मेजर करोगे? लेबर को आवर्स में मेजर करोगे, ठीक है। कैपिटल को किस में करोगे कन्वर्ट? कैपिटल मतलब मेरे पास, मुझे ओरियो के बिस्किट बनाने की मशीनरी खरीदनी थी, तो मैंने मशीनरी खरीदी। तो मशीन की जो आपका मेजरमेंट है वो किस में होगी? मशीन आवर्स में। कितने घंटे काम करके मशीन ने कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया, ओके। या इसको मैं कह सकता हूं इफेक्टिव कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। एक वर्ड आ रहा है, इजी टू अंडरस्टैंड है, यूटिलाइजेशन। इफेक्टिव कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मतलब कि सर सपोज करो मैंने एक मशीन परचेज करी थी, मशीन वन कितने बिस्किट के पैकेट प्रोड्यूस कर सकती थी? उसका ये था कि 1 आवर में 100 पैकेट प्रोड्यूस कर सकती थी। मगर जब मैंने उसे चलाया तो मैं 1 घंटे में कितना प्रोड्यूस कर रहा हूं? मैं 80 पैकेट प्रोड्यूस कर रहा हूं। तो मेरी यूटिलाइजेशन कितनी हुई? यूटिलाइजेशन मतलब कि टोटल कैपेसिटी कितनी थी और यूटिलाइज कितनी करी। सिंपल है, 80/100, 80%। दैट्स इट, ठीक है। तो उसे कहते हैं इफेक्टिव कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। अगर ये 80 पैकेट की जगह 40 बना रहा होता तो क्या उसे इफेक्टिव बोला जाता? कैपेसिटी यूटिलाइजेशन तो समझ में आ रहा होगा, इस वाली चीज़ से कैपेसिटी यूटिलाइजेशन समझ में आ रहा होगा। मगर हमें कहाँ तक पहुँचना है? हमें पहुँचना है इफेक्टिव कैपेसिटी यूटिलाइजेशन तक। कहाँ तक पहुँचना है सर? इफेक्टिव कैपेसिटी यूटिलाइजेशन तक हमें पहुँचना है। सो इफेक्टिव किसे कहेंगे? जो 40 पैकेट प्रोड्यूस कर रहा है, 80, ऑब्वियसली 80।
देयरफॉर हम कैपिटल को मेजरमेंट किससे कर रहे हैं यहाँ पे, मशीन आवर से या फिर इफेक्टिव कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, मशीन आवर्स और इफेक्टिव कैपेसिटी यूटिलाइजेशन. नाउ लेट मी रिमूव दिस थिंग. फाइन. नाउ ये आता है आपका टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी का कोई मेजरमेंट नहीं होता, मगर ये सबसे इंपॉर्टेंट टूल है, सबसे इंपॉर्टेंट टूल है प्रोडक्शन के अंदर, बिकॉज टेक्नोलॉजी पूरा का पूरा गेम चेंज कर सकती है आपकी पूरी प्रोडक्शन की चेन का, वैल्यू चेन का भी आपका पूरा का पूरा टर्न अराउंड कर सकती है. कैसे सर? ओके, कैसे इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. अगर आपने AI का इस्तेमाल करा, बिस्किट के पैकेट्स में ही करते हैं, चलो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं. मैं 100 पैकेट प्रोड्यूस कर रहा था, उसमें से मेरी वेस्टेज, मेरे जो बिस्किट बीच में टूट गए या फिर गलत पैकेजिंग हो गई, जो भी कुछ हो गया, वो 15 पैकेट्स की होती थी. ठीक है, उसकी 15 पैकेट्स की होती थी. वो क्यों होती थी? वो एक ना आपका, वो क्यों होती थी उसके अलग रीज़न हो सकते हैं, मगर जो 15 पैकेट जो आइडेंटिफाई करते थे लोग, वो कम से कम 2 से 3 लोग थे, 2 से 3 पीपल थे, या फिर लेबर कह सकते हो, जो मैंने लगा रखी थी जो टेस्ट करती थी कि ये 15 पैकेट खराब है. इन 2 से 3 पीपल को हटा के मैंने कहा AI का इस्तेमाल किया इन पैकेट की आइडेंटिफिकेशन के लिए, कि भाई 15 पैकेट खराब क्यों हुए, मतलब 15 पैकेट इसमें से इस बैच के अंदर, सपोज करो 100 पैकेट का मैं एक बैच प्रोड्यूस करता था, कि भाई एक बार में डालूंगा, तो बैच का मतलब क्या, एक बार में डालूंगा सारा इनपुट मटेरियल, रॉ मटेरियल जितना भी है, 100 पैकेट बाहर निकलेंगे. कितने पैकेट बाहर निकलेंगे? 100 पैकेट बाहर निकलेंगे, जिसमें 15 पैकेट डिफेक्टिव है. पहले मैंने लेबर लगा रखी थी 2 से 3 लोगों की, जिनको मैं पैसे देता था, वो आइडेंटिफाई करते थे कि हाँ इन सारे 100 पैकेट में से 15 पैकेट खराब है. अब वो आइडेंटिफिकेशन कौन कर रहा है? वो आइडेंटिफिकेशन कर रहा है टेक्नोलॉजी लगा के AI हर एक पैकेट के सारे डायनेमिक्स को चेक करके उसको आइडेंटिफिकेशन कर रहा है. AI का डिप्लॉयमेंट मैंने ये इसलिए भी करा कि मुझे ये पता लग जाए कि मेरे प्रोडक्शन चेन के अंदर ये क्या गड़बड़ी है जिससे ये 15 पैकेट खराब निकल रहे हैं, थ्रू डिफरेंट मैकेनिक्स. ठीक है, लगा सकता हूं मैं. बट नाउ तो टेक्नोलॉजी का यहाँ पे मतलब क्या हुआ? टेक्नोलॉजी का मतलब एक ही हुआ, सर टेक्नोलॉजी के को पहली बात तो मेजर नहीं किया जा सकता, मगर वो उसका जो आउटपुट निकलेगा, जो आउटपुट पे इफेक्ट होगा, वो बहुत बड़ा हो सकता है. ठीक है, एक तो यूज केस AI हो गया. अब AI का केस मैंने करंट सिनेरियो में लिया है. अब वो वाला दौर इमेजिन करो जब कंप्यूटर्स नहीं आए थे, एंड एवरीवन नीड्स टू मेंटेन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स मैनुअली. भाई खाता जिसे कहते हैं, इतने बड़े बड़े रजिस्टर बना देते, परचेज का इतना, सेल का इतना, आपका इन्वेंट्री का इतना, ऐसे मोटे मोटे रजिस्टर बनते थे. कंप्यूटर्स आए, टैली फंक्शन आया, एक्सेल आया, सब ऑटोमेट हो गया. है तो टेक्नोलॉजी, इसे मेजर कर सकते हो? नहीं कर सकते मेजर, मगर इसका आउटपुट पे इफेक्ट कितना है, वो तो बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा मैग्नीट्यूड है इसके ऊपर, राइट. सो देयरफॉर हमारा डिस्कशन कहाँ पे था? सर हमारा 4 इनपुट आपने बताए जो प्रोडक्शन में यूटिलाइज होते हैं. पहला लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा कैपिटल एंड चौथा टेक्नोलॉजी. ओके नाउ हमने जब डिमांड पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि डिमांड फंक्शन होता है. ऐसी सर कोई सप्लाई फंक्शन होता है क्या? सप्लाई फंक्शन बिल्कुल सब सप्लाई फंक्शन होता है, जिसे हम प्रोडक्शन फंक्शन के नाम से भी जानते हैं. सॉरी, लेट मी हैव सम वाटर. तो क्या होता है प्रोडक्शन फंक्शन? प्रोडक्शन फंक्शन होता है सर Q इज इक्वल्स टू F L, K. मतलब क्या? क्वांटिटी या फिर आउटपुट, इसे कह सकता हूं आउटपुट
क्वांटिटी ऑफ आउटपुट डिपेंड्स ऑन लेबर एंड कैपिटल, डिपेंड्स ऑन लेबर एंड कैपिटल। रॉ मटेरियल को मैं अभी रॉ मटेरियल और आपका ये आपका लेबर, तो ये आ गई आपकी, ये एल हो गया, ठीक है, एंड कैपिटल आपकी ये आ गई के, ठीक है। लैंड या रॉ मटेरियल को फिक्स रख रहा हूँ, टेक्नोलॉजी को मेजर नहीं कर सकता, जिससे मेजर कर सकता हूँ प्रॉपरली, उसके मैंने यहाँ पे उसका फंक्शन बना दिया। फंक्शन का मैंने मीनिंग बताया रखा है आपको। रॉ मटेरियल के चेंज करने से सर, रॉ मटेरियल आपने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा? मैं यहाँ पे रॉ मटेरियल भी लिख सकता था, बट सी अंडरस्टैंड द थिंग, रॉ मटेरियल बिस्किट बनाने में, राइट, अगर हमने ये कहा कि ये पूरी की पूरी प्रोसेस आपकी लेबर इंटेंसिव है, तो जब तक मैं लेबर नहीं बढ़ाऊंगा तो रॉ मटेरियल बढ़ा के रख लूँगा, वो इन्वेंटरी में चला जाएगा, प्रोडक्शन तो होगी नहीं उसकी। देयरफॉर जो ये बिस्किट की प्रोडक्शन है वो तभी बढ़ेगी जब मैं लेबर की प्रोडक्शन को, लेबर ज़्यादा रखूँगा। ओके, ठीक है सर। अब आता है शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन। शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन क्या होता है सर? इसके अंदर ना अजम्पशन है। अजम्पशन क्या है सर? अजम्पशन ये क्या है कि जो क्वांटिटी है वो अभी हमने देखा, फंक्शन इज डिपेंडेंट ऑन लेबर एंड कैपिटल, इज डिपेंडेंट ऑन लेबर एंड कैपिटल। तो शॉर्ट रन में ऐसा लिखते हैं, शॉर्ट रन में आपकी कैपिटल जो के है, जो कैपिटल है दैट इज के मीन्स कैपिटल इज फिक्स्ड, कैपिटल इज फिक्स्ड, ठीक है। शॉर्ट रन पे कैपिटल फिक्स्ड है आपकी। ओके सर। एंड जो लेबर है वेट अ सेक, हाँ, जो लेबर है चेंजेस विद आउटपुट। ओके, क्योंकि शॉर्ट रन में सपोज करो यार सर, अब इसका मतलब क्या है, एक बार हम प्रैक्टिकली समझते हैं, हटाओ इस चीज को। दो चीजें हैं, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। आप एकदम से कैपिटल बढ़ा सकते हो, कैपिटल मतलब नई मशीन लगा सकते हो, नहीं लगा सकते अगर महंगी हुई मशीन, राइट। तो शॉर्ट रन में तो आप आउटपुट को कैसे प्रोड्यूस करोगे, आउटपुट को बढ़ाओगे कैसे? आउटपुट को तभी बढ़ा सकते हो अगर आप लेबर बढ़ाते हो, राइट। तो लेबर को हमने चेंजिंग रखा और कैपिटल को रख दिया फिक्स। दो कैटेगराइजेशन करी है मैंने कि भाई दो तरह की सिनेरियो में इमेजिन कर सकता हूँ, तो शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में। और लॉन्ग रन में क्या होता है? लॉन्ग रन में all inputs are variable, all inputs are variable। मतलब कि सर क्या कि फर्म adjust टेक्नोलॉजी कैपिटल एज पर डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। ये तो सिंपल अंडरस्टैंडेबल होगा कि भाई हिंदी में बात करते हैं ना यार, शॉर्ट रन में तो मैं एकदम से 4-5 मशीन इकट्ठे करके नहीं लगा सकता, बट हाँ लॉन्ग रन में, शॉर्ट रन का मतलब समझ लो 3 महीने में, और अगर लॉन्ग रन का मतलब समझोगे 3 महीने से ज़्यादा। और शॉर्ट रन और लॉन्ग रन डिफरेंट इंडस्ट्री के अलग अलग सिनेरियो में हो सकते हैं। सपोज करो लेट्स से बिस्किट बनाने वाली कंपनी, जो अभी हम ओरियो कट बिस्किट डिस्कस करते हैं, तो एक मशीन ही उसकी 1 करोड़ के ऊपर, 1 करोड़ के अंदर आती है, इट्स नॉर्मल, ठीक है। शॉर्ट रन उसका 2 या 3 महीने हुआ। अब जो कंपनी एयरप्लेन बनाती है उसके लिए डिफरेंट मशीनरीज लगती हैं, उसके कंपोनेंट्स को या इंजन को डिज़ाइन करने के लिए डिफरेंट मशीनरी लगती है। तो उस केसेस के अंदर वो तो बहुत ज़्यादा हाई इक्विपमेंट कॉस्ट है, उसके लिए तो शॉर्ट रन भी तो 1 साल होगा, राइट। तो डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट आपका इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट शॉर्ट रन और लॉन्ग रन क्लासिफाइड होते हैं। ओके, मगर ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम आपका शॉर्ट रन के पर्सपेक्टिव से अलग बात करेंगे, लॉन्ग रन के पर्सपेक्टिव से अलग बात करेंगे इस वाले चैप्टर के अंदर, इसलिए ही 2 का सेगमेंटेशन मैंने किया है। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलो जी, चलो आगे चलते हैं। प्रोडक्टिविटी कॉन्सेप्ट क्या सर? प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी कि हाउ efficiently
हाउ एफिशिएंटली इनपुट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू आउटपुट। हाउ, यहाँ पे कीवर्ड क्या है, हाउ एफिशिएंटली। अभी हमने एक एग्जांपल लिया था, एग्जांपल हमने लिया था किस चीज़ का सर, मशीन का, कि अगर मशीन मशीन 1 है, मशीन 2 है, मशीन 1 एक, दो मशीन ले लेते हैं। अगर एक मशीन, मुझे मशीन परचेज करनी है, मशीन 1 परचेज करूँ, मशीन 2 परचेज करूँ, मुझे बताना। एक मशीन क्या करती है, वो 40 पैकेट्स ऑफ ओरियो बिस्किट प्रोड्यूस करती है, ठीक है, दूसरी मशीन पर आवर में, और दूसरी मशीन प्रोड्यूस करती है 80 पैकेट्स पर आवर में। कौन सी परचेज करनी चाहिए? ऑब्वियसली मशीन 2, बिकॉज इट इंक्रीजेस माई एफिशिएंसी। करेक्ट, इसे कहते हैं प्रोडक्टिविटी, सिंपल लैंग्वेज में, बहुत तोड़ के बताया, ठीक है। ऐसे ही मशीन की जगह मैं लेबर लिख सकता हूं, कि भाई एक बंदा है जो मेरे लिए अगर काम करता है, तो वो क्या करता है, वो एक लेबर 1 है, लेबर 2 है। लेबर 1 40 पैकेट एक घंटे बनाता है, दूसरा लेबर 2 आपका 80 पैकेट पर घंटे बनाता है, तो मैं लेबर 2 को एम्प्लॉय करूंगा, लेबर 1 को क्यों करूंगा, ठीक है। चलो जी चलो, इसका इफेक्ट क्या होता है सर इफेक्ट क्या होता है, प्रोडक्टिविटी का इफेक्ट क्या होता है सर? ये आपने क्यों करा ऐसा है, ठीक है, मैं बताता हूं। सपोज करो ये ना लेबर है, मशीन नहीं है। सपोज करो ये लेबर है, मशीन नहीं है। क्या है सर? लेबर है, मशीन नहीं है, ठीक है। चलो सर, मान ली बात आपकी, लेबर 2, ठीक है। लेबर कॉस्ट मतलब कि जो मैं एक घंटे काम कराने के पैसे दूंगा, वो सपोज करो 100 रुपीज़ पर आवर दे रहा हूँ, 100 रुपीज़ पर आवर दे रहा हूँ। तो मेरी प्रोडक्टिविटी, अगर मैं उसे निकालूँ यहाँ पे निकाल रहा हूँ, यहाँ पे निकालता हूँ, पर पैकेट लेबर कॉस्ट, पर पैकेट लेबर कॉस्ट निकाल ले। इसके केस में क्या होगा, 100 रुपीज़ में दे रहा हूँ 40 पैकेट प्रोड्यूस करने के एक घंटे में, ओके। ये 2.5 आ जाएगा। यहाँ पर 100 रुपीज़ दे रहा हूँ 80 पैकेट प्रोड्यूस करने के लिए, कितना आएगा, 100/80 पॉइंट्स में आएगा, तो 1 पॉइंट कुछ करके आएगा, कितना आएगा, 1.25 पर पैकेट। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं, अब हिंदी लैंग्वेज में सुनना, कि सर मैंने अगर हाईली एफिशिएंट रिसोर्स को रखा तो मेरा पर पैकेट कॉस्ट कम हो जाएगा, मतलब कि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ने से मेरी कॉस्ट कम हो जाती है। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, एंड हेंस ये प्रोडक्टिविटी इसलिए इंपॉर्टेंट है। नाउ प्रोडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आता है टोटल प्रोडक्ट। क्या आता है सर? टोटल प्रोडक्ट मतलब क्या होता है सर? टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड यूजिंग गिवन इनपुट। कि सपोज करो कि एक कंपनी ने कितने साल में कितने पैकेट बनाती है, मैं कह सकता हूं सर 2 करोड़ बिस्किट के पैकेट बनाती है, ठीक है, 2 CR। तो टोटल प्रोडक्ट वो निकालता है। टोटल प्रोडक्ट टीपी के नाम से जाना जाता है, जिसको हम क्यू से भी इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं सर? क्यू से भी इंडिकेट करते हैं। क्या ये चीज टोटल प्रोडक्ट क्या सिग्निफाई करता है? अब ये रुको, ये वाली चीज समझना।
टोटल प्रोडक्ट क्या चीज़ सिग्निफाई करता है? तो टोटल प्रोडक्ट को मैंने क्या बताया सर आपको, वो Q से इंडिकेट होता है, तो आप कहते हैं टोटल आउटपुट प्रोड्यूस, टोटल आउटपुट प्रोड्यूस। ठीक है, ठीक है। कि सपोज करो फर्म ए है, फर्म बी, सी, डी, ई, एफ, ठीक है, ये आउटपुट है। 10,000 यूनिट्स बनाया, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000। ओके, तो मैं इसे ऐड करूं, 6 और 4 10, 5 और 5 10 और 11, 210 के आ जाएगा, यही आएगा शायद इसका टोटल, यही आना चाहिए, हाँ यही आएगा, राइट। तो सर ये आउटपुट हो गया, क्या हो गया सर? आउटपुट हो गया। सर इससे हमें क्या पता लगता है? इससे आपको पता लगता है मार्केट शेयर। क्या पता लगता है? मार्केट शेयर। मैंने क्या कहा कि एक इंडस्ट्री है, लेट्स से इंडस्ट्री का नाम है 4 व्हीलर इंडस्ट्री। सिंपल एग्जांपल, कोई हार्ड एंड फास्ट एग्जांपल मैंने जो स्टैंडर्ड है इंडस्ट्री का नेम वो यूज़ नहीं करा। 4 व्हीलर इंडस्ट्री है, उसके अंदर ये 5 नहीं 6 कंपनी है। 6 कंपनी एनुअली प्रोडक्शन करती है। एक करती है 10,000, बी 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, ठीक है। तो मैं इसमें मार्केट शेयर पता लगा सकता हूँ क्या कि 10/220, 20/220, ये 30/220 परसेंटेज आ जाएगा, यहाँ पे निकाल लेना। तो मार्केट शेयर मुझे पता लग जाता है। सिर्फ टोटल प्रोडक्ट का काम यही होता है। टोटल प्रोडक्ट क्या नहीं बताता। अगर मैंने आपसे पूछा कि फर्म ए एफिशिएंट है या फर्म बी एफिशिएंट है, कौन सी कंपनी एफिशिएंट है, प्रोडक्ट देख के तो मुझे पता ही नहीं लग रहा एफिशिएंट कितनी है, क्योंकि मुझे इनपुट की वैल्यू नहीं दे रखी। एफिशिएंसी कैसे निकालूंगा? इनपुट की वैल्यू तो देनी चाहिए ना, कि कितने रिसोर्सेज लगाकर आपने आउटपुट प्रोड्यूस करा है, कितने रिसोर्सेज लगाकर आपने आउटपुट प्रोड्यूस करा है, तभी तो एफिशिएंटली बताऊंगा कि कौन सी कंपनी ज़्यादा एफिशिएंट है, कौन सी कंपनी की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, ठीक है। तो उसके लिए आता है हमारे पास एवरेज प्रोडक्ट। क्या आता है सर? एवरेज प्रोडक्ट, एपी कैसे होता है? एपी होता है Q/L, Q/L मतलब कि आउटपुट अपॉन पर यूनिट ऑफ इनपुट लेबर, आउटपुट अपॉन पर यूनिट ऑफ इनपुट, मेरे केस में लेबर, ठीक है। अब यहाँ पे एक केस देखें, फर्म ए है, फर्म बी है, वही ऊपर वाला एग्जांपल जो भी हमने लिया था, वो 10,000 आउटपुट प्रोड्यूस करती है, कितनी लेबर लगा के? 10। फर्म बी है, 20,000 आउटपुट प्रोड्यूस करती है, कितनी लेबर लगाकर? 40 लिख लो, ठीक है। तो इसमें एवरेज प्रोडक्ट कितना आ गया? 1000, कि हर एक बंदा 1,000 प्रोडक्ट बना रहा है, हर एक बंदा 1,000 प्रोडक्ट बना रहा है। यहाँ पे 20,000/40 कितना आएगा? 20/40 कितना आएगा? 500 एवरेज प्रोडक्ट। तो अब एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा है? फर्म ए की, क्योंकि एक लेबर 1,000 बना रही है, दूसरी लेबर 500 बना रही है। ओके, तो प्रोडक्टिविटी कहाँ से पता लगती है मुझे सर? एवरेज प्रोडक्ट से। कहाँ से पता लगती है मुझे? एवरेज प्रोडक्ट से। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है एमपी का, जिसे हम क्या कहते हैं सर? मार्जिनल प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? मार्जिनल प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट, चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट, मतलब आपने एक एडिशनल यूनिट ऑफ इनपुट से कितने आउटपुट जनरेट करे, उसे हम कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्ट, अभी हम मार्जिनल कॉन्सेप्ट
मार्जिनल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट देखेंगे तो उससे लिंक है, ध्यान रखना, एमसी से लिंक है, मार्जिनल कॉस्ट से लिंक है मार्जिनल प्रोडक्ट। क्या लिंक है, क्या होता है, वो जब वहां पे जाएंगे वहां पे बात करेंगे, ठीक है। पहले अभी एक बार तीनों को लिंक करें, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट को, और देखें क्या बनता है, देखें क्या बनता है। ठीक है सर, देखते हैं, चलो 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 एक एग्जांपल लेते हैं। वेट अ सेक, लेट मी ऐड अ पेज। ओके, नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल कि लेबर एज एन इनपुट लगाकर मेरा टोटल प्रोडक्ट जिसे मैं Q से इंडिकेट करता हूं वो कितना बनता है, और उससे मैं क्या निकाल लूंगा, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। तो लिखते हैं, चलो 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट लेट्स से जीरो लेबर लगा के कितना लगेगा, जीरो लेबर लगा के तो जीरो प्रोडक्ट बनेगा मेरा, ठीक है। 100 210 400, ये मैंने अपने हिसाब से लिया हुआ नंबर, 420 और 460, ठीक है। 460 लेंगे तो फिर उसका कॉन्सेप्ट वो वहाँ से क्लियर नहीं होगा, वेट अ सेक। थोड़ा डिफरेंट नंबर लेते हैं जिससे थोड़ा आपको अच्छा समझ में आए। 360 400 420 और 350, ठीक है ठीक है। एवरेज प्रोडक्ट निकालें, 0 बाय 0 कितना होता है, इन्फिनिटी होता है भाई, ये तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ठीक है। 100 बाय 100, 100 बाय 1 सॉरी 100 बाय 1 इज दिस, ये कितना आएगा 22, ये 105 आ गया। 100 90 80 50, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, Q/L, ठीक है। नाउ MP कैसे बनेगा, MP का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन द Q/ चेंज इन L। चेंज इन L तो एडिशनल 1 1 ही चेंज हो रहा है, ठीक है। चेंज इन 1 एक एक इंक्रीज हो रहा है ना, तो आपका पहले कितना आएगा, तो मतलब मैं अगर इसके अंदर का चेंज निकाल लूँ, इन दोनों के अंदर का चेंज निकाल लूँ इनके आगे आगे का, तो मेरा पता लग जाएगा फिर, ठीक है। इसमें कितना आ रहा है MP 100, नेक्स्ट 0 से 100 में गया ना, बताता हूँ कैसे निकल रहा है, रुको 1 मिनट। ये 1, मतलब कि सर अगर मैंने एक एडिशनल लेबर लगाता हूँ तो वो पहले आउटपुट कितना प्रोड्यूस करती है, वो है 100। सर फिर मैं एक और लेवल एक्स्ट्रा लगाता हूँ तो मेरा कितना प्रोड्यूस होता है, वो है 110। 210 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 1, एडिशनल हो गया ना, 2 माइनस 1 1 हो गया। 300 माइनस 210 इज 90। ऐसे ही फिर कर लो सॉल्व अपना, ये 60 आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, और ये कम हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -70, ठीक है। नाउ ये तो बन गया आपका लेबर, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट का गेम। अब यहाँ पे ये बात समझना, क्या समझना सर, कि आप देख रहे हो एक पॉइंट पे, यहाँ पर मेरा एवरेज प्रोडक्ट बढ़ा, सॉरी मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ा, फिर मेरा MP मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्लाइन होता रहा और यहाँ पर आकर नेगेटिव हो गया, यहाँ पे आके नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ सर, ऐसा क्यों हुआ, इसे हम बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। क्या बोलते हैं सर, डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न, डिमिनिशिंग मार्जिनल
रिटर्न, ये क्या बताता है कि शुरुआत में एमपी बढ़ता है। एमपी क्यों बढ़ता है? क्योंकि यहाँ पे ना मैंने नया नया काम स्टार्ट करा था सर, तो वहाँ पे ना वर्कर को ट्रेनिंग नहीं दी रखी थी, पहले कुछ नहीं था, तो एकदम से ट्रेनिंग दी, तो एकदम से उसने आउटपुट प्रोड्यूस करा, थोड़ी और ट्रेनिंग दी, स्पेशलाइज हुए वर्कर, एंड हेंस उन्होंने एडिशनल यूनिट इंक्रीज वे में बनाई, 100 से 110 यूनिट बनाई। ठीक है, ठीक है, ओके सर, ओके ओके। फिर सर फिर क्या दिक्कत आई? फिर ये दिक्कत आई कि ना मेरी कैपिटल फिक्स थी शॉर्ट रन में ना, कि मैं मशीनरी ज़्यादा नहीं लगा सकता था, तो लेबर तो फिर लेबर एडिशनल लगाने से मेरा आउटपुट डिक्लाइन होने लगा, मार्जिनल प्रोडक्ट मेरा डिक्लाइन होने लगा। कैसे? पूरा खोल के समझते हैं। मेरी मशीनरी मैंने एक लगा रखी थी, ओनली 1 मशीन लगा रखी थी, और मैंने वो 2 लेबर तक तो सही था सर, मैं जब 2 लेबर से 3 लेबर में गया, 4 लेबर में गया, 5 लेबर में गया, 6 लेबर में गया, तो सर ना मेरे ना प्रोडक्ट, जो मेरा इंक्रीज प्रोडक्ट है, मार्जिनल प्रोडक्ट है, वो रिड्यूस होने लगा, क्योंकि फिक्स कैपिटल थी। ठीक है, क्योंकि वर्कर की ना यहाँ पे ओवर क्राउडिंग हो गई थी, छोटी सी जगह थी, छोटा सा मशीनरी लगा रखी थी मैंने, फिर 3-4 लोग आने लगे, फिर ओवर क्राउडिंग होने लगी, फिर वो धीरे धीरे मार्जिनल प्रोडक्ट में रिड्यूस होने लगा, मार्जिनल प्रोडक्ट रिड्यूस होने लगा। मार्जिनल प्रोडक्ट रिड्यूस होने का मतलब क्या होता है? कि मतलब कि एक्स्ट्रा लेबर लगाकर मैं कितना एडिशनल यूनिट बना रहा हूँ वो कम होने लगा। यहाँ पे जितने ज़्यादा लेबर लगते रहे वैसे वैसे कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम भी आने लगी, therefore it reduces my marginal product। एंड 7वें लेबर तक आते आते सर सबने हाथ खड़े कर दिया कि भाई हम इसके साथ काम नहीं करेंगे, हमारा इसके साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ रहा, हमारी आपस में लड़ाई हो चुकी है, एंड therefore इनएफिशिएंसी होने लगी, -70 हो गया। ओके, अभी हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न को पूरा एक्सप्लेन करूंगा मैं, पूरे स्टार्ट से एंड तक, मगर मैंने बताया ये क्यों होता है डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न की वजह से, कि एमपी पहले बढ़ता है, फिर रिड्यूस होता है और फिर नेगेटिव हो जाता है, बढ़ता है, रिड्यूस होता है, फिर नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, सो हेंस इसमें हमने क्या करा, हमने इसमें शॉर्ट रन के केसेस में देखा, एसआर केसेस में देखा, शॉर्ट रन के केसेस में देखा कि जिसमें हमारी कैपिटल के फिक्स्ड है, मगर अगर आपको ये दे दिया जाए कि इस टेबल को देखकर आप क्या इंटरप्रेट करते हो, तो हम ये कह सकते हैं सर कि मेरा एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट 3rd के बाद डिक्लाइन होने लगा और 7th पे नेगेटिव हो गया। आपके सामने टेबल आएगी, ट्रू फॉल्स या फिर कुछ स्टेटमेंट ऐसे लिखी गई होगी, आपको सिर्फ यहाँ तक का स्टेटमेंट दे रखा होगा, शायद CFA एग्जामिनेशन, मुझे नहीं पता क्या पेपर पैटर्न होने वाला है, और कह देंगे कि आपका एमपी कहाँ पर गिर रहा है और कहाँ पे नेगेटिव है, ये देख के बताओ कौन से लेबर यूनिट पे, तो 3rd and 7th। इट्स सिंपल, ये तो निकाल ही लोगे ना एपी, ये तो डिवाइड का क्यू अपॉन एल, और एमपी निकाल लोगे चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन एल। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आ गया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। तो हमने क्या पढ़ा सर, होल्डिंग 1 इनपुट फिक्स्ड, जिस केसेस में हमारा k इज इक्वल्स टू कैपिटल है, इंक्रीजिंग द वेरिएबल इनपुट मतलब L, लेबर leads to what leads to MP डिक्लाइन, इवेंचुअली आखिरी में MP डिक्लाइन हो जाता है, या मैं इसको इस लैंग्वेज में कहता हूँ, लीड्स टू स्मॉलर आउटपुट with increase in input and hence decline marginal product,
मार्जिनल प्रोडक्ट। ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट ना बिल्कुल क्लियर हो गई होगी क्योंकि मैंने एग्जांपल लेके पूरा समझा दिया है कि सर मैंने कैपिटल को फिक्स रखा शॉर्ट रन में, जैसे जैसे मैं लेबर को इंक्रीज कर रहा था, जैसे जैसे मैं लेबर को इंक्रीज कर रहा था वैसे वैसे मेरा एमपी डिक्लाइन हो रहा था, वैसे वैसे मेरा एमपी डिक्लाइन हो रहा था। ठीक है, ठीक है। इसको ऑब्जर्व करते टाइम पे, इसको ऑब्जर्व करते हुए मैंने क्या एक ये कंक्लूजन निकाल सकता हूँ? जो टेबल थी मेरी उसका पहले कंक्लूजन देख लो, उसके बाद मैं टेबल पे ले जाऊंगा। पहला कंक्लूजन एक ये है कि टीपी टोटल प्रोडक्ट रिमेन पॉजिटिव व्हेन एमपी इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, या मैं पॉजिटिव टीपी नहीं, टीपी को नहीं लिखते, इसको और सिंपल लैंग्वेज में लिखता हूं, टीपी will rise till MP is greater than 0 और दूसरा TP will fall when MP is less than 0, marginal product is less than 0। देखें एक बार, देखें इस वाली स्टेटमेंट को। TP ये टोटल प्रोडक्ट है आपका, ये MP हो गया। TP will rise when MP is greater than 0। लेस देन 0 कब हो रहा है? ये वाले, इस वाले पॉइंट पे, 70 वाले पॉइंट पे। ठीक है, तो TP तो हमेशा बढ़ ही रहा है, TP तो बढ़ ही रहा है 0 से 100, 100 से 210, 300, 360, 400, 420। वो कब तक पॉजिटिव, वो कब तक बढ़ रहा है? जब तक MP पॉजिटिव है। जैसे ही MP कम हो जाएगा वैसे ही 350 वैसे ही कम हो जाएगा, TP फॉल हो जाएगा। ऐसे ही तो फॉर्मूला है, यही तो फॉर्मूला है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन द लेबर या चेंज इन द इनपुट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं सर, आगे चलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया हमें, फाइन। किसी ने आपसे पूछ लिया आपके इंटरव्यू में कि वाई इट हैपन्स, ये होता क्यों है कि एमपी ऐसा बिहेवियर करता क्यों है? तो पहला रिप्लाई आएगा कि जो फिक्स कैपिटल है, जो फिक्स कैपिटल है, फिक्स कैपिटल जो है आपकी है, जो आपने फिक्स कर दिया कैपिटल, वो लिमिट करती है आपकी, लिमिट्स लेबर प्रोडक्टिविटी। सेल्फ अंडरस्टूड, सेल्फ अंडरस्टूड है। सेकंड ओवर क्राउडिंग की वजह से भी बढ़ता है कि भाई सेम इक्विपमेंट पे कितने सारे लोग लगा दोगे? उस इक्विपमेंट को चलाने के लिए 2 बंदे लग रहे थे, चाहिए थे, आइडियल सिचुएशन में तुमने 10 लगा दिए, ओवर क्राउडिंग इफेक्ट। और तीसरा कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम, तीसरा कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम कि आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रहे, एंड हेंस द मार्जिनल प्रोडक्ट रिड्यूस्ड, एंड हेंस द मार्जिनल प्रोडक्ट रिड्यूस्ड। नाउ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न के आगे हम बढ़ते हैं, एक बार उसके हम डिफरेंट फेजेस को देख लेते हैं। 3 फेजेस हमने देखे, एक हमने देखा था अर्ली स्टेज में, मैं बांट रहा हूँ, ये वाला पॉइंट है ना जो यहाँ पे मैंने एरो लगा रखे, इन 3 को 3 स्टेजेस में बांटता हूँ एंड उसके ऊपर बात करते हैं। पहले एक तो अर्ली स्टेज था, ठीक है, एक डिमिनिशिंग राइटिंग थोड़ी संभालता हूँ, थोड़े रुको, ये नोट करना है भाई, ठीक है। इफ़ यू आर लिसनिंग टू दिस थिंग यू नीड टू नोट दिस आउट। अर्ली स्टेज, diminishing marginal returns, okay, and negative marginal return। 3 केसेस थे हमारे, 3 केसेस थे। ये केसेस क्यों हो रहे थे अर्ली स्टेज में? अर्ली स्टेज में मेरा 100 से 110 हो रहा था, ये बढ़ क्यों रहा था? क्योंकि वर्कर्स स्पेशलाइज हो रहे थे, टास्क डिवाइड एफिशिएंटली हो रहे थे और फिक्स्ड कैपिटल जो थी वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो रही थी। जो पहले अंडर यूज थी, जो 0 पे तो अंडर यूज थी ना, कुछ नहीं हो रहा था काम, बस मशीन लगा दी। प्रोडक्शन कब, जैसी प्रोडक्शन स्टार्ट हुई तो वो यूटिलाइज होने लगी, 0 से 1 तक लेबर लगा के 100 प्रोडक्ट बनाने लगी, फिर 1 से 2 पे 100 से 210 बनाने लगी, ठीक है। सेकेंड में एमपी डिक्लाइन होने लगा, एमपी डिक्लाइन होने लगा क्योंकि 2 लोग चाहिए थे आइडियल सिचुएशन में, मैंने बताया
धीरे धीरे वो बढ़ाने लगे, देयरफॉर ओवर क्राउडिंग का फैक्टर आने लगा, कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम आने लगी, एंड आखिरी में बिल्कुल 7 लोग लगा दिए इन लोगों ने, तो एमपी नेगेटिव हो गया मतलब कि वहाँ पे कंजेशन होने लगा, आपका डिसऑर्गेनाइजेशन होने लगा, आपका कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी, लोग काम ही नहीं करना चाहते एक दूसरे के साथ। तो दी सॉर्ट ऑफ थिंग, राइट। शैल वी राइट डाउन और इट इज़ अंडरस्टूड, मीन्स ये मैंने पूरे रीजन बता दिया आपको, बट आपको लिखवाएगा तो पता नहीं, कोई लिखवाता नहीं लिखवाता है, सब दे देते हैं। अदरवाइज मैं लिखवा रहा हूँ सेपरेटली, हर चीज़ के नीचे लिखना इस चीज़ को। अर्ली स्टेज के अंदर वर्कर स्पेशलाइज, टास्क डिवाइडेड efficiently, and the third one is underused fixed capacity started utilizing, ठीक है। और डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न क्यों हो रहा है? फिक्स्ड कैपिटल लिमिट्स प्रोडक्टिविटी, ओवर क्राउडिंग की प्रॉब्लम, कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम। तीसरा आपका नेगेटिव क्यों हो रहा है? ये कह सकते हैं डिसऑर्गेनाइजेशन और कंजेशन। छोटा सा कमरा था, एक मशीन लगा रखी थी, वहाँ पे खड़े होने तक की तो जगह नहीं थी, 2 से 3 लोग तो मैक्सिमम आ रहे थे, 7 लोग लगा के नेगेटिव कर दिया, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी एग्जांपल लिया है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट के साथ एग्जांपल के साथ समझाया है, और पूरा मार्जिनल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आई थिंक ये 2 बार आ गया, हाँ, ये वाला 2 बार आ गया, बट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ये बात करना चाहते हैं कि प्रोडक्टिविटी मैटर क्यों करती है, और एनालिस्ट लोग क्या देखते हैं। मैं आई एम वर्किंग एज एन एनालिस्ट, तो अगर मैं प्रोडक्टिविटी निकाल रहा हूँ तो प्रोडक्टिविटी के ऊपर मेरा फोकस क्यों है। ऑल्दो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के तहत समझा दिया था, मशीन के रिलेटेड में, ओरियो बिस्किट के एग्जाम्पल के तहत बता दिया था, बट लेट्स सी तो प्रोडक्टिविटी से क्या होता है सर? प्रोडक्टिविटी से मेरी पहली बार जो हमने डिस्कस करी थी, इट लोअर्स द कॉस्ट। सेकेंड, इट इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी, और प्रॉफिटेबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो मेरा वैल्यूएशन के ऊपर गुड इम्पैक्ट आता है। क्या आता है सर? गुड इम्पैक्ट आता है। सर आपने एक यूनिट का शेयर प्राइस बढ़ जाएगा, वो डिपेंड्स ऑन द मैटर, डिपेंड्स ऑन द एनालिस्ट एस्टिमेट, मैं वहां तक नहीं पहुंचना चाहता। तीसरा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मुझे मिल जाता है जब मेरी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। सपोज करो सर्विस कंपनी है, जैसे TCS होगी, इन्फोसिस, इन्फी होगी, आपका एक्सेंचर होगी। अगर मैंने करा नहीं ये वाला है, क्योंकि अभी मैंने ऐसा अभी सर्विस सेक्टर का मैंने ऐसा पूरा एनालिसिस इंडस्ट्री का नहीं किया। अगर मैं इसके अंदर रेवेन्यू अपॉन टोटल एम्प्लॉयज डिप्लॉयड निकालूं तो मेरी प्रोडक्टिविटी पता लग जाएगी, राइट? पता लग जाएगी। और किसी भी इंडस्ट्री में ले सकते हो, मैंने 3 कंपनी ली है, और उसके हिसाब से मैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज निकाल सकता हूँ लोगों की। बिल्कुल निकाल सकता हूँ। बट यहाँ पे मुझे ना क्या करना पड़ेगा, मुझे ना कॉस्ट स्ट्रक्चर को भी देखना पड़ेगा। कॉस्ट स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा कॉस्ट स्ट्रक्चर को इस वाले एग्जाम्पल में क्यों देखना पड़ेगा? क्योंकि TCS एंड इन्फोसिस सबसे ज़्यादा लोग कहाँ से एम्प्लॉय करती है? आपका इंडिया से, और इंडिया में चीप लेबर है। एक्सेंचर भी इंडिया से एम्प्लॉय करती है, ऐसा नहीं है नहीं करती, बट सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट तो इंडिया से TCS इन्फी ही करते हैं, एंड हेंस कॉस्ट स्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
वो भी अभी हम देखेंगे, वो भी अभी हम देखेंगे, अभी देखने वाले हैं। तो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज समझ में आ गया होगा। तीसरा आता है आपका स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के लिए वेट अ सेक, लेट मी राइट इट डाउन एंड देन मेक यू एक्सप्लेन। चल जा भाई, चल गया। क्या आता है अब आपका स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग किसकी? हायर एंड फायर, लोगों को रखने की, लोगों को निकालने की। अगर मेरा डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न, मतलब अगर डीएमयू जो अभी हमने देखा था वो नेगेटिव जा रहा है, तो मैं लोगों को निकाल दूंगा। तो मेरा एक कट ऑफ पॉइंट होगा ना, कट ऑफ पॉइंट इसके हिसाब से, अगर मुझे सपोज करो ये वाली मेरी कंपनी है, तो कौन से पॉइंट पे मैं लोगों को निकाल लूँगा? मैं 7वां पॉइंट पे, यहाँ पे पॉइंट पे निकाल दूंगा। 7वें बंदे को रखूंगा नहीं, 6 बंदों को रखूंगा, कम से कम मेरा 420 तक तो प्रोडक्शन चल रहा है। ये 350 गिरा दिया इन लोगों ने। Therefore, strategic planning of hiring and firing will work in this case. ठीक है। कुछ यूज केस हैं इसके, यूज केस है जो भी मैंने बता दिया आपको। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हायरिंग डिसीजन। तो अब एक मिनट रुको। इसमें अगर मैनेजर्स क्या चेक करेंगे? एमपी का लेवल, कि वो इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या नेगेटिव है। जब तक ये वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है, जब तक ओके है, यहाँ पे रिड्यूस होने लगा तो यहाँ पे मैं फायर कर दूंगा। दैट इज अ सिंपल थिंग। ओके। सेकेंड यूज केस है मेजरिंग कॉम्पिटिटिव एफिशिएंसी अक्रॉस द फर्म। दिस एग्जांपल इज आल्सो वी हैव डन टीसीएस इन्फो के केसेस में। कैपेसिटी प्लानिंग। ओके, कैपेसिटी प्लानिंग। कैपेसिटी प्लानिंग आप इस तरीके से समझो कि कैपेसिटी को हमने एफिशिएंसी से जोड़ा, और एफिशिएंसी कैसे निकलती थी, किससे निकलती थी? टीपी से निकलती थी, एपी से निकलती थी, एमपी से निकलती थी। एपी से निकलती थी, एवरेज प्रोडक्ट से निकलती थी। कि भाई एक फर्म जो अभी हमने एग्जांपल लिया था, वो 1000 प्रोडक्ट बना रही थी पर आवर लेबर डिप्लॉय करके, फर्म 1, और फर्म 2 500 प्रोडक्ट बना रही थी। तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट कौन है? फर्म 1। सबसे ज़्यादा एफिशिएंट कौन है? फर्म 1। तो कैपेसिटी प्लानिंग करनी पड़ेगी मुझे इसके केसेस में आपका, कि मुझे एडेड लेबर लगाना है या नहीं लगाना है। तो इस केसेस में, अगर इस केस में कहूँ मैं, फर्म 2 के केस में, ये अभी हमने एग्जाम्पल लिया था ना, कैपेसिटी प्लानिंग का मतलब एक ही है। एग्जाम्पल ही दिखाता हूँ मैं आपको, रुको। आई थिंक वी हैव डिलीटेड इट। क्या दोबारा बनाना पड़ेगा? नहीं, हो गया। वी हैव दैट। तो कैपेसिटी प्लानिंग का मतलब एक ही है कि सर ये यहाँ पे लेबर थी 10 लेबर, 40 लेबर, मैं कहाँ पर लेबर को हटाना स्टार्ट करूँगा? यहाँ पे करूँगा स्टार्ट, कि भाई ये तो 10 लेबर में 10,000 बना रहे हैं, तुम 40 लेबर लग के 20,000 बना पा रहे हो। तो यहाँ पर मैं रिडक्शन करूँगा, फायरिंग करूँगा लोगों की, और उनकी साथ में ट्रेनिंग भी कराऊंगा जो बाकी बचे हुए लोग हैं, जिससे वो कम से कम इस प्रोडक्टिविटी लेवल तक तो पहुँचें, 1000 तक। उसके बाद की बात की देखी जाएगी, 1000 तक तो पहुँचें। ठीक है। सो दिस इज टर्म्ड एज कैपेसिटी प्लानिंग। तो 3 यूज केसेस हमने देख लिए हैं। नाउ अब हमारा आता है टोटल कॉस्ट स्ट्रक्चर। क्या आता है सर? टोटल कॉस्ट स्ट्रक्चर। टोटल कॉस्ट कैसे होती है? टोटल कॉस्ट स्ट्रक्चर मतलब टोटल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है सर? सो वेट अ सेक, लेट मी चेक। ओके, इट्स इंक्रीजिंग, फाइन, नो वरीज। टोटल कॉस्ट होती है सर मेरी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट होती है? फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी होती है सर? फिक्स्ड कॉस्ट जो मुझे पैसे जिसके देने ही देने हैं,
देने ही देने हैं, उसे कहते हैं हम सर फिक्स्ड कॉस्ट। क्या कहते हैं सर उसे? देने ही देने हैं। और वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है? वेरिएबल कॉस्ट वेरी विद आउटपुट, वेरी विद आउटपुट। जैसे कि लेबर कॉस्ट, अभी हमने देखा था ना, 0 लेबर लगा के 0 प्रोडक्ट, 1 लेबर लगा के 100 प्रोडक्ट, राइट। तो उस केस में हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है लेबर है और वेरिएबल कॉस्ट वेरी करती है विद द आउटपुट। जो टोटल फिक्स कॉस्ट है टीएफसी है, जो टोटल फिक्स कॉस्ट है टीएफसी है। तो फिक्स कॉस्ट कौन कौन सी तरीके की होगी सर? कि अगर मेरा आउटपुट Q 0 है, जब भी मुझे पैसे देने ही देने हैं, कौन कौन सी होगी सर? रेंट, जिस जहाँ पे मैंने मशीनरी रख रखी है उसका भाड़ा। सैलरी किसकी सर? स्टाफ की सैलरी, जो प्रोडक्शन के अंदर नहीं है उनकी सैलरी। इंश्योरेंस करा रखा था सर मैंने बिल्डिंग का, वो भी देना पड़ेगा मुझे, ठीक है। मुझे बोरिंग कर रखी थी मैंने, तो मुझे उसका इंटरेस्ट की पेमेंट करनी थी, वो भी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसे सबको कहते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट किसे कहते हैं सर? जैसे लेबर कॉस्ट हो गई, इट वेरीज विद द आउटपुट, इट वेरीज विद द आउटपुट एज सच, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट इज अ टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ओके सर, ओके, ये हमें बात समझ में आ गई। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारा ऑलरेडी हो चुका है, नो वरीज। ओके, अब एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट किसे कहते हैं सर? सिंपल है यार, मतलब अगर मैं, चलो एवरेज कॉस्ट मतलब टोटल कॉस्ट का क्वांटिटी से डिवाइड कर दो तो एवरेज कॉस्ट निकल जाएगी। एक एग्जांपल लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, पूरा सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे अभी। ये टोटल कॉस्ट है यार मेरी, TFC प्लस TVC, ठीक है। इसे मैं क्या करता हूँ? डिवाइडेड बाय Q करता हूँ, डिवाइडेड बाय Q करता हूँ। तो क्या बन गया ये? TC अपॉन Q, TFC अपॉन Q प्लस TVC अपॉन Q। तो ये आ गया मेरा इक्वल्स टू एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो ये आता है एवरेज कॉस्ट। हमें निकालना सीख लिया, हमने पूरा एवरेज कॉस्ट निकालना सीख लिया। नाउ अब मार्जिनल कॉस्ट, जैसे मार्जिनल आउटपुट होता था, मार्जिनल रिटर्न वाली बात हमने करी थी, मार्जिनल प्रोडक्ट वाली बात करी थी, वैसे ही मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलता है सर? मार्जिनल कॉस्ट निकलता है चेंज इन द टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन द आउटपुट, चेंज इन द टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन द आउटपुट। ओके, नाउ कॉस्ट का कर्व बनता है, कॉस्ट का कर्व बनते हैं, 2 कर्व बनते हैं, दोनों कर्व के बारे ऊपर डिस्कशन होना है अभी हमारा। बट उससे पहले थोड़े कॉन्सेप्ट अभी हम क्लियर कर लेते हैं, जितना मैंने अभी आपको पढ़ाया TC और ATC का। वेट अ सेक, ओके ओके, लेट्स सी। सो सर जो टोटल कॉस्ट है, एक मिनट रुको, शायद नहीं दिख रहा होगा, फाइन। ये दिख रहा था आपको? मेरे हिसाब से दिख रहा होगा, हाँ ये तो दिख रहा होगा आपको, ठीक है, कोई इशू नहीं है, फाइन। ये देखते हैं हम, ठीक है। जो टोटल कॉस्ट है वो किससे बनती है? टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट से, ठीक है। एट Q इज इक्वल्स टू 0 TFC होगी और TFC नहीं होगी, क्योंकि परमानेंट सैलरी या परमानेंट आपका वो लैंड बिल्डिंग का किराया, ये सब चीज़ तो देनी पड़ेगी, फाइन। एट Q इज इक्वल्स टू 0, और जैसे जैसे Q 1 2 3 4 होता जाएगा, TFC आपकी फिक्स रहेगी, TVC आपकी बढ़ती रहेगी। तो क्योंकि वो तो चेंज इन द आउटपुट पे बढ़ती है ना, तो आउटपुट डिपेंडेंट है, ये तो इस पे डिपेंडेंट है, मगर TFC तो आपकी फिक्स रहेगी और 0 पे भी अवेलेबल रहेगी, ठीक है। यहाँ पे ये 0 रहेगा और यहाँ पे बढ़ता रहेगा, यहाँ पे बढ़ता रहेगा, ठीक है। और जब हम एवरेज निकालते हैं तो क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं, इस वाले पूरे सेक्शन को डिवाइड करते हैं क्वांटिटी से, एंड हेंस उसका रिजल्ट आता है, ठीक है।
ये सब चीज़ें बतानी थी आपको। अब हम चलते हैं एक एग्जाम्पल के ऊपर, ठीक है, और उसके डायग्राम के ऊपर भी चलेंगे अभी हम। वेट अ सेक, 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 वेट अ सेक। ओके ओके, नाउ दोनों डायग्राम बना रहा हूँ मैं, दो डायग्राम बना रहा हूँ, दोनों डायग्राम को ध्यान से देखना, फिर हम आगे बात करेंगे। चलो एक ही बनाता हूँ डायग्राम, क्योंकि दूसरे डायग्राम के लिए मुझे डेटा चाहिए, डेटा मुझे बनाना पड़ेगा, बट ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं सर, टी सी इज इक्वल्स टू टी एफ सी एंड प्लस टी वी सी एट क्यू इज इक्वल्स टू 0, एट क्यू इज इक्वल्स टू 0, टी वी सी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, एंड टी एफ सी इज कॉन्स्टेंट, सेम रहती है, सेम रहती है, ठीक है। तो अगर मैं ये डायग्राम बनाऊं, Q इज इक्वल्स टू क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, थोड़ा लेफ्ट में चलते हैं, रुको एक मिनट, हो सकता है ना दिखाई दे रहा हो, बट बेटर टू बी द सेफ साइड, लेट मी ड्रॉ इट। ये क्वांटिटी हो गया और एक कॉस्ट हो गया, डिफरेंट लेबल्स कर देता हूँ जिससे ईजिली दिख जाए। कॉस्ट, ये हो गया क्वांटिटी, ओके। टी एफ सी कॉन्स्टेंट रहता है, सेम रहता है तो फिक्स रहता है, वो ऐसे बनेगा, ओके। टी वी सी जो बनता है, टी वी सी बनता है वो इस तरीके से बनता है, देखो, दूसरे पेन से बनाता हूँ, रुको, अरे वो इस तरीके से बनता है, देखो, ठीक है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, टोटल कॉस्ट का, टोटल कॉस्ट का ऐसे बनेगा, राइट। ये टी सी हो गया, ये टी वी सी हो गया, ओके। सर ये कर्व समझ में नहीं आया, कर्व ऐसे क्यों गया, वो डेटा से समझ में आएगा, वो ऐसे समझ में नहीं आएगा, डेटा भी देखते हैं, डेटा देखते हैं, बनता इस तरीके से ही है, बनता इस तरीके से ही है। मैं एक और चीज़ बताता हूँ, ऐड करता हूँ फेस दोबारा से, फाइन, ठीक है। अब जो एवरेज कॉस्ट का होता है, एवरेज कॉस्ट का कैसे बनता है, एवरेज कॉस्ट का डायग्राम कैसे बनता है सर, वो होता है आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, राइट, और इसे हम एटीसी बोलते हैं। तो उसका डायग्राम ऐसे बनता है, ये देखो, मतलब डायग्राम नहीं आया, डेटा होगा, तुम एक्सेल में डालोगे वो बन जाएगा अपने आप। ये फिक्स कॉस्ट आपकी बिल्कुल स्ट्रेट रहती थी, लाइन स्ट्रेट रहती थी, ये रही फिक्स कॉस्ट, कि जैसे आउटपुट बढ़ रहा है तो उसके अंदर से मैं ज़्यादा क्वांटिटी से डिवाइड करूंगा तो मेरी फिक्स कॉस्ट फिक्स कॉस्ट फिक्स कॉस्ट गिरती रहेगी, ठीक है। ये रही मेरी, ये होती है मेरी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये मेरी AFC होगी, ये मेरी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होगी, ठीक है। और टोटल बना के कितना हो गया मेरा, मेरा हो गया आपका ये रहा ATC, ऐसे बनता है, ATC ऐसे बनता है, ठीक है। नाउ एक मार्जिनल कॉस्ट भी देखा था हमने, मार्जिनल कॉस्ट कैसे बनता है डायग्राम सर उसका, वो से ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, कुछ ऐसे बनता है, ठीक है। एक ये पॉइंट आया, एक ये पॉइंट आया, एक ये पॉइंट आया, ये मार्जिनल कॉस्ट का डायग्राम बनता है, ठीक है। कैसे बनता है ये डायग्राम उसको अभी डेटा के साथ पूरा देखेंगे, पूरा डेटा के साथ देखेंगे, बट ये समझाना ज़रूरी था, ये दोनों डायग्राम बताने ज़रूरी थे अभी, ओके। ठीक है, ठीक है सर, फाइन फाइन, एक एग्जांपल लेते हैं एंड देन वील वाइंड अप दिस क्लास, ठीक है। लेट्स से, let's see. Let me add a page and this is the page, okay fine. So quantity है पहला,
मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TFC TVC इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट, ठीक है, डिवाइडेड बाय Q, divided by Q, divided by Q becomes the ATC, AFC, AVC एंड आखिरी में आता है मेरा मार्जिनल कॉस्ट। यही सारे बनेंगे पोजीशंस। थोड़ा सा आपका तो TFC देखते हैं। TFC सपोज करो मैंने इमेजिन करा 100 हो गई। डेटा के साथ देखेंगे हम, कोई भी चीज़ हम बिना डेटा के देखेंगे ही नहीं भाई, ठीक है। 100 हो गए, फिक्स रहेगा 100, लिखना ज़रूरी है 100 क्योंकि TVC कितनी आएगी, TVC कितनी आएगी बनाए, 0 से स्टार्ट करना था मुझे बट ठीक है, एक मिनट रुको, 0 से स्टार्ट करते हैं इसे लाइन को, क्योंकि 0 1 2 3 4 5 6 9 तक ही रखते हैं, 10 तक नहीं पहुँचते, ठीक है। TVC मैं देखता हूँ 0 पे तो 0 ही रहेगा, 50 75 मन से ले लो नंबर यार, जैसा भी लेना है तुम्हें, 125, मगर मुझे समझाने के लिए मुझे नंबर्स लेने पड़ेंगे। एंड लेट मी ओपन द शीट एट माई एंड। मैंने एक्सेल शीट बनाई थी, ओके, आई हैव द नंबर्स नाउ, मैं कॉपी कर रहा हूँ नंबर्स, 300 450 650 एंड 900 एंड 1200। तो अब जोड़ लेते हैं इसको, 100 आया, 150 आया, 175 आया, 225 आया, 310 आया, 400 आया, 550, 750, 1050 और ये आपका 1300, ठीक है। ATC एवरेज टोटल कॉस्ट इससे डिवाइड करके तो नील ही हो जाएगा, ये भी नील होगा और ये भी नील होगा, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे भी नील होगा। चेंज करें अब इसे, या तो आपका 150 आएगा ATC, और अगर मुझे ATC देखना है तो 87.5 नंबर्स मैंने निकाले थे तो वो डायरेक्टली कॉपी कर रहा हूँ, 75 77.5 80 91.7 107.1 125 और 144.4। AFC डायरेक्ट है 100 50 33.33 25 20 16.7, you need to wait for a sec, 14.3 till I copy the table। मैं दिखा सकता हूँ टेबल आपको, बट उससे कोई फ़ायदा होगा नहीं, इसलिए मैं खुद ही लिख रहा हूँ। AVC 50 37.5, कंप्लीट योर टेबल एट योर एंड। मेरा एग्ज़ाम नहीं है, बहुत पहले एग्ज़ाम दे चुका हूँ, आपका एग्ज़ाम है, you need to be focused। 92.9 and AVC right 92.9 112.5 और 155 50 25 50 85 50 85 90 150 200 250 300 250 300। okay, now check this out, understand this thing, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिक्स कॉस्ट का डायग्राम कहाँ गया सर? फिक्स कॉस्ट का डायग्राम कहाँ गया? फिक्स कॉस्ट का डायग्राम ये रहा। ये वाले सेक्शन का डायग्राम देखते हैं पहले, इन वाले सेक्शन का डायग्राम देखते हैं, इस वाले सेक्शन का डायग्राम देखते हैं, ठीक है। ये वाला सेक्शन देखेंगे सिर्फ,
फिक्स कॉस्ट बिल्कुल सेम है तो लाइन स्ट्रेट रहनी चाहिए। वेरिएबल कॉस्ट मेरी क्या हो रहा है, पहले 0 से 50, 75, 125, मतलब ये ना बढ़ रही है और अनइवन बढ़ रही है, अनइवन बढ़ रही है। कितनी अनइवन बढ़ रही है सर, ये देखो मार्जिनल कॉस्ट से पता लग रहा होगा, 25 बढ़ रहा है फिर 50 बढ़ रहा है, 75 माइनस 125 50 बढ़ रहा है, 125 माइनस 210 85 बढ़ रहा है, ठीक है, अनइवन बढ़ रहा है एंड हेंस वो वाला कर्व आ रहा है और दोनों को जोड़ दिया मैंने, दोनों को जोड़ दिया तो टोटल कॉस्ट बनी मेरी एंड हेंस मेरे पास ये वाला कर्व आएगा। अब ये बात बिल्कुल समझ में आ रही होगी कि सर ये आपका आ गया आपका टोटल फिक्स कॉस्ट, टीएफसी बिल्कुल कांस्टेंट है, टीवीसी का कर्व ये इस तरीके से ऐसे है क्योंकि यहाँ पे जो चेंज हो रहा है, यहाँ पे जो चेंज हो रहा है ये 25 का चेंज हो रहा है, ये 50 का चेंज हो रहा है, ये 85 का चेंज हो रहा है, 85 का चेंज हो रहा है, राइट। तो अलग अलग लेवल पे चेंज है तो वो हेंस वो इस तरीके से कर्व बना है, दोनों को जोड़ दिया तो दोनों टोटल कॉस्ट का कर्व बन गया। नाउ एवरेज टोटल कॉस्ट, ये देखो ट्रेंड देखेंगे उसके बाद एनालाइज करेंगे। एवरेज फिक्स कॉस्ट देखें पहले, एवरेज फिक्स कॉस्ट ये गिर ही रही है, ये गिर ही रही है। क्यों गिर रही है सर, ये क्यों गिर रही है, क्योंकि सपोज भाई फिक्स कॉस्ट तो 100 ही है ना, और 100 डिवाइड बाय 1 2 3 4 जैसे जैसे बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे ये वाला नंबर रिड्यूस होता जाएगा, 100 50 33 25 20 16 14 12 11, तो वो गिर रहा है एंड हेंस ये वाला स्ट्रक्चर आया, ये वाला एएफसी का, करेक्ट। नाउ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का यहाँ पे बिहेवियर देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बहुत इरेटिक नेचर है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। कैसे सर, पहले 50 से स्टार्ट हो रहा है, पहली बात तो 50 से स्टार्ट हो रहा है वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, पहली बात ध्यान रखना टोटल वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे ये जो है ये 0 से स्टार्ट हो रही थी, मगर इस केसेस में यहाँ पे जो यूनिट है वो मैंने 0 से स्टार्ट नहीं करी, मैंने वो फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करा, ठीक है, फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करा है तभी वो 50 है, 50 से पहले वो घटा 37 फिर 41 फिर बढ़ गया 52 60 75 92 दिस। अगर मैं इसको दो सेगमेंट करूं, एक ये वाला और एक ये वाला, तो पहले सर अगर मैं इसको बनाऊं ग्राफ के ऊपर तो ग्राफ के ऊपर कैसे बनेगा, ये गिर रहा है, और इसको अगर बनाऊं तो कैसे बनेगा, ये बढ़ रहा है, दोनों को जोड़ दिया तो क्या बना सर, ये बढ़ रहा है इस तरीके से, राइट एंड हेंस द ग्राफ इट इज शोइंग एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। पहले ये घटा और फिर ये बढ़ा, पहले ये घटा यहाँ तक घटा एंड देन फिर ये बढ़ा, ओके, दिस इज अ थिंग। और एवीसी और एएफसी को जोड़ दूंगा तो एटीसी बन जाएगा, जैसे मैंने टीएफसी और टीवीसी को जोड़ के टीसी बनाया था, राइट। तो हेंस इसका भी ग्राफ एवीसी जैसा ही होगा, ओके। अब लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है मार्जिनल कॉस्ट का। मार्जिनल कॉस्ट डिपेंडेंट होती है, मैंने क्या बताया था, मार्जिनल प्रोडक्ट पे, प्रोडक्टिविटी पे डिपेंडेंट होती है आपकी, ये बात ध्यान रखना, उस टाइम पे मैंने बोला था। तो मार्जिनल कॉस्ट पहले घटती है, मार्जिनल कॉस्ट पहले घटी, मार्जिनल कॉस्ट किसे क्या कहते हैं सर, मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं चेंज इन द क्वांटिटी, चेंज इन द आउटपुट प्रोड्यूस अपॉन चेंज इन द टोटल कॉस्ट, चेंज इन द टोटल कॉस्ट, राइट, टोटल कॉस्ट। अब यही कहते हैं ना एमपी को, या क्या कहते हैं आपको, एमपी को किसे कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट किसे कहते हैं, उल्टा हो गया, चेंज इन द टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन द क्वांटिटी, हमने यही डिस्कस करा था ना शायद, हाँ यही डिस्कस करा था, ओके। पहले टोटल कॉस्ट एकदम से कम हुई, क्यों कम हुई, मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ा, क्यों बढ़ा प्रोडक्ट बढ़ा, प्रोडक्टिविटी एकदम से बढ़ी हुई, अंडर यूटिलाइज्ड फिक्स कैपेसिटी हैज बीन नाउ बीइंग यूटिलाइज्ड, तो पहले मेरी मार्जिनल कॉस्ट गिरी और फिर वो बढ़ती रही, तो एकदम से इसका भी कर्व ऐसे होना चाहिए एंड हेंस द कर्व इट इज,
एंड हेंस द कर्व इज दिस। इसको थोड़ा और सुधारते हैं एंड इसको समझते हैं फिर, ठीक है, कहना क्या चाहता है कभी यहाँ पे। ठीक है, ओके ओके ओके, यहाँ से पहले वो गिरी और उसके बाद बढ़ती रही, ये इस तरीके का ही कर्व बनता है। ओके, ये आप इसको लिख सकते हो, सेम ही नोटेशंस रहेंगे कॉस्ट और क्वांटिटी के, कॉस्ट और क्वांटिटी के एक्सेस एंड वाई एक्सेस पे, ठीक है। और इससे अब ये वाला सारे इस वाले नंबर से आपको ये वाला डायग्राम बिल्कुल क्लियर होता होगा कि बनेगा कुछ सर ऐसा ही, क्योंकि आपने पूरा फीलिंग दिला दिया। फीलिंग ही लेनी है, वहाँ जाके बनाना नहीं है, इंडियन एग्जामिनेशन नहीं है, ठीक है, फीलिंग ही लेनी है। मगर इस फीलिंग के पीछे का रीज़न है, क्या रीज़न है सर? देखो, जब यहाँ पर MC ये मार्जिनल कॉस्ट हो गया ना, ये मार्जिनल कॉस्ट हो गया, तो पहली बात कहाँ MC मार्जिनल कॉस्ट, पहली बात कट कहाँ पे कर रहा है? MC कट्स या इंटरसेक्ट बोलते हैं मैथमेटिक्स में। तो ये तो मैं बहुत ज़्यादा लेमैन लैंग्वेज में चला जाता हूँ, बट ठीक है। MC intersects AVC at AVC मिनिमम। AVC के मिनिमम पॉइंट पर MC इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। तो अगर इसमें दो सिचुएशन आ रही है, इस कर्व को देखते हुए क्या लग रहा है तो आपको कि जब MC यहाँ पर है, कहाँ पर है सर? यहाँ पर है। जब MC इज लेस देन, अरे यार, MC इज लेस देन AVC, तो AVC फॉल करता है। और जब MC इज ग्रेटर देन MC, तो AVC बढ़ने लगता है। कौन सी पोजीशन आ गई सर? कौन सी पोजीशन आ गई? ये वाली, राइज की पोजीशन ये वाली है। तो रेड वाली में जब वो नीचे MC उससे नीचे है AVC से, तो AVC फॉल करता है, और जब MC AVC से ज़्यादा आता है तो AVC राइज करता है। एंड हेंस हमने ये इनसाइट निकाल ली इसके अंदर से, ठीक है। ऐसे ही MC, ऐसे ही सेम लॉजिक बिल्कुल सेम लॉजिक के साथ MC इंटरसेक्ट्स एवरेज टोटल कॉस्ट, सेम लॉजिक के साथ जो मैंने अभी बताया, दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अब एक बात ये सोचने वाली बात है, ठीक है। AVC MC को ट्रैक क्यों किया जाता है? MC को ट्रैक इसलिए किया जाता है कि जिससे हम लिमिट पता कर सके, कैपेसिटी लिमिट पता कर सके। क्या पता कर सके सर? कैपेसिटी लिमिट पता कर सके कि कौन से लेवल पर एकदम से इंक्रीज हो रहा है। तो हमने यहाँ पे देखा था, अगर मैं ये वाला देखूँ, ये वाला एग्जाम्पल हूँ, तो 25 के बाद एकदम से हो रहा है, तो क्वांटिटी 2 के बाद राइज हो रहा है। यहाँ पे कितने का राइज हुआ? एक्स्ट्रा 25 का राइज हुआ, यहाँ पर 5 का राइज हुआ, यहाँ पर 40 का राइज हुआ, यहाँ पर 50 का राइज हुआ, 50 का राइज हुआ, 50 का राइज हुआ। राइज तो ऐसे ही हो रहा है ना, एकदम से पूरा ऊपर शूट अप कर रहा है। तो अगर मुझे प्रोडक्शन के अंदर कोई चेंजेस, हेर फेर लाना है, तो मैं 4th यूनिट तक देख लूँगा कि भाई क्या कर सकता हूँ मैं, मेरा मार्जिनल कॉस्ट एकदम से बढ़ने वाली है शार्पली। तो फर्म मॉनिटर्स मार्जिनल कॉस्ट टू डिटरमाइन द एफिशिएंट आउटपुट रेंज। क्या बोल सकता हूँ? ऑब्वियसली बोल सकता हूँ कि मैं एफिशिएंट आउटपुट रेंज को
डिटरमाइन करने के लिए मैं मार्जिनल कॉस्ट का बिहेवियर चेक करता हूँ। क्या चेक करता हूँ सर? बिहेवियर चेक करता हूँ। ओके, एंड हेंस आपके ये दोनों डायग्राम आ गए एंड दिस कंप्लीट योर दिस टीवीसी एंड टीएफसी पूरा का पूरा आपका सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। नाउ एक चीज़ बची है इसके अंदर कि कॉस्ट कर्व मैटर क्यों करता है, राइट? मैं बताता हूँ। पहला इंपॉर्टेंट एक है कि प्राइसिंग स्ट्रैटेजी के लिए, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी के लिए मतलब क्या सर, कि जो फर्म है, जो कंपनी है, उसे अपने प्रोडक्ट का प्राइस मोर देन मार्जिनल कॉस्ट रखना चाहिए अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन। अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन सर मतलब कि क्या हो गया, एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने पे मुझे जितना खर्चा आ रहा है उससे ज़्यादा का मैं प्रोडक्ट का प्राइस रखूँगा, जब भी तो मैं प्रॉफिटेबल हो पाऊँगा, राइट? तो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को डिटरमाइन करने के लिए मार्जिनल कॉस्ट का और कॉस्ट कर्व का रिलेशन हमें पता होना चाहिए। दूसरा केस, शट डाउन डिसीजन, कि भाई मैं कंपनी कब बंद कर दूं। मैं कंपनी जब बंद कर दूंगा अगर मेरा प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम है। भाई मैं अपनी एवरेज कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट ही नहीं निकाल पा रहा, मैं जेब से पैसे दे रहा हूँ निकाल के, मतलब मैं कुछ कमा नहीं पा रहा एक्स्ट्रा, तो मैं उस बिजनेस को करूँगा ही नहीं, उसे बंद कर दूंगा एंड हेंस दिस शट डाउन डिसीजन। ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है कैपेसिटी प्लानिंग। कैपेसिटी प्लानिंग, अभी हमने देख लिया कि कितनी कैपेसिटी प्लानिंग होनी चाहिए। फर्म को एक्सपैंड करना चाहिए। अ फर्म मस्ट एक्सपैंड कैपेसिटी व्हेन एमसी राइसेस। मार्जिनल कॉस्ट एकदम से बढ़ रही है कि आपका यहाँ पे हमने देखा था ना कि मार्जिनल कॉस्ट एकदम से 40 होगी, 50 होगी, 50 से इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे वो एकदम से कैपेसिटी बढ़ा देंगे, मतलब कि एक मशीनरी के ऊपर आउटपुट, मतलब वो सपोज करो 4 आउटपुट वो मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकता था एक मशीनरी, उसको अब 5 भी करा रहे हैं, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी, तो एकदम से मार्जिनल कॉस्ट एकदम से बढ़ रही, तो एक और मशीनरी लाके खड़ा कर दो, कैपेसिटी प्लानिंग के लिए इस्तेमाल होगा। ओके, सो दीज 3 थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट वाई कॉस्ट कर्व मैटर्स। तो हमने आज क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया सर, आज तो हमने पूरा का पूरा प्रोडक्शन फंक्शन पूरा खत्म कर लिया, एंड हेंस वील move to the next class with the revenue, profit maximization, shutdown, long run cost. ठीक है, that would be the last class. The part 4 will be the last class as such, because सारा नॉर्मली खत्म हो ही चुका है। टिल देन सी या आपके अपना ध्यान रखो, अपने चाहने वालों का ध्यान रखो, एंड अपने देश का ख्याल ज़रूर रखो, एंड पढ़ते रहो। ठीक है, इट्स नॉट जस्ट अ स्टॉपेज पॉइंट फॉर यू। ठीक है, बहुत सारे लोग होंगे कि जो ये वाले क्लासेस नहीं देख पा रहे होंगे, और अगर आप देख रहे हो तो आप उनमें से अलग हो, आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा, तभी बहुत बेनिफिट मिल पाएगा जॉब में भी और एग्ज़ाम के अंदर भी। ऊपर से अगर समरी पढ़ लेते हो तो फिर पास नहीं होंगे यार, ह्यूज कॉस्ट आने वाली है आपकी, क्योंकि अब तो डॉलर रुपी का प्राइस भी एकदम से गिरता जा रहा है अगेंस्ट द डॉलर। 95 हो चुका है, 95 96 हो चुका है, एंड इट विल नो मैटर क्रॉस द 100, एंड 1.5 लाख की कॉस्ट लगती है टाइम के एग्जाम की। ठीक है, सो टेक सीरियसली, एंड इफ यू वांट टू मेक मी एनी वीडियो ऑन एनी अदर टॉपिक, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड टिल देन सी यू, फाइन, ओके जी, ठीक है, टाटा बाय।